ये हो गया था हमारा, यह रहता है एम्प्लॉय वर्क टाइम, हो गया था ना। नेक्स्ट आ जाओ, हो गया था ये। अभी नेक्स्ट जो आता है हमारा वो फाइनेंशियल फंक्शंस है। ठीक है, आपको मेनली 4-5 ऐसे एक्सेल के अंदर फाइनेंशियल फंक्शंस हैं वो जरूर आने चाहिए। इसके लिए क्या है, आप एक नई शीट ओपन कर लो, प्रैक्टिस के लिए इसमें से देख लेना। ठीक है, वही चीजें हैं बट करने के लिए अभी मैं नई शीट ले रहा हूँ ताकि थोड़ा सा डाटा अलग हो। सबसे पहले तो कुछ वर्ड्स हैं वो आपको एज ए मीनिंग पता होने चाहिए, क्लियर। कोई भी आप कैलकुलेशन करोगे अमाउंट से रिलेटेड तो उसमें किस चीज को कौन सा वर्ड रिप्रेजेंट करता है। सबसे पहला आता है आपका रेट, आर से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। रेट का मतलब है इंटरेस्ट रेट। ठीक है, आप कोई भी जैसे लोन अमाउंट अगर कैरी करते हो या पे कर रहे हो कहीं, तो उसमें जो भी इंटरेस्ट आपका लग रहा है, ठीक है, वो मोस्टली एनुअल का होता है बट उसका कैलकुलेशन या ईएमआई अगर आप पे करते हो तो वो मंथली है, उसको 12 से डिवाइड करवा दो। अगर आपके लोन अमाउंट के अंदर जो भी इंटरेस्ट का रेट दिया गया है, ठीक है, अगर वो आपको एनुअल का बताया गया है तो उसको 12 से डिवाइड करके हम मंथली में कन्वर्ट कर सकते हैं अपनी कैलकुलेशन के अंदर। सेकंड आता है आपका एनपीआर। एनपीआर का मतलब होता है नंबर ऑफ पीरियड या टाइम कह सकते हो। अगर अब हम यहाँ पर अपनी तरफ से एज ए 1 ईयर टाइप कर रहे हैं तो ये फंक्शन एक्सेल के फंक्शन के अंदर ये एज ए 1 पीरियड या 1 मंथ माना जाएगा, ईयर नहीं माना जाएगा। तो इसको ईयर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको फंक्शन के अंदर 12 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। अगर आप मंथ्स में काम कर रहे हो तो जितने मंथ्स आप बताना चाहते हो उतने मंथ आप बता सकते हो, या तो 12 से डिवाइड मल्टीप्लाई करवा लो या यहाँ पर 12 ही टाइप करो एज ए 1 ईयर। ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट जो भी कैलकुलेशन होती है वो बाई मंथ होती है, 12 महीने का, 6 महीने का, 18 महीने का, 16 महीने का, इस तरीके से बोला जाता है। वहां पर ईयर में काम नहीं होता। ईयर एज ए कॉमन पर्सन अपनी तरफ से कंसीडर करता है, लेकिन आप अगर बैंक या फाइनेंशियल किसी इंस्टीट्यूशन की तरफ से अगर बात कर रहे हो तो वो मंथ्स काउंट करते हैं, भाई इतने महीने का, 60 महीने का, 50 महीने का, इस तरीके से। तो अभी हम यहाँ पर ले रहे हैं एज ए 1 ईयर। इसको फॉर्मूले के अंदर 1 ईयर कैसे बताएंगे, इसको 12 से मल्टीप्लाई करवा के। थर्ड आता है हमारा पीवी, प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, अब इंटरेस्ट भी आपके पास आ गया, टाइम भी आपके पास आ गया, तो जो अमाउंट है उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम पीवी से। अब सपोज आपने 1 लाख का लोन अपने बैंक से लिया है 1 साल के लिए और बैंक आपके ऊपर 8% एनुअल इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहा है, तो इस लोन अमाउंट को वापस बैंक को रीपे करना पड़ेगा, हमें देना है। बैंक हमें क्या बना के देगा, ईएमआई बना के देगा। एक्सेल की लैंग्वेज में हम उसको बोलते हैं पेमेंट, पीएमटी, शॉर्ट में पीएमटी, फुल फॉर्म है पेमेंट, आप इसको कह सकते हो ईएमआई। ठीक है, तो अगर आपको अपनी अब ईएमआई पता करनी है या पेमेंट पता करनी है कि 1 लाख के लोन को विद इन 1 ईयर अगर हमें पे करना है तो कितना हमें पे करना पड़ेगा पर मंथ, इक्वल टू फंक्शन है हमारा पीएमटी के नाम से ही। 3 चीजें मोस्टली आपसे मांगेगा। सबसे पहले है रेट, तो जो भी आपके लोन अमाउंट में एनुअल इंटरेस्ट रेट है या मंथली है, अगर वो मंथली है तो उसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, अगर एनुअल है तो उसको 8 जो भी है रेट उसको 12 से डिवाइड कर देना। अभी हमने जो रखा है 8%, वो हम मान के चल रहे हैं कि एनुअल का है, तो उसको 12 से डिवाइड करवाना जरूरी है, कॉमा। सेकंड चीज पूछेगा एनपीआर, आपके लोन अमाउंट में टाइम कितना है, पीरियड कितने हैं। तो अभी इस 1 को हम क्या कह रहे थे, एज ए ईयर, तो ईयर बताने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, 12 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 साल के अंदर 12 महीने होते हैं, हम 12 मंथ के लिए काम करना चाहते हैं, ये कैलकुलेशन करना चाहते हैं।
एंड थर्ड वन इज प्रिंसिपल वैल्यू, आपका जो अमाउंट है वो कितना है। तो जो भी लोन अमाउंट है उसको आप सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज, सिंपल अपना एंटर प्रेस कर सकते हो। 1 लाख के लोन को विद इन 1 ईयर या अंडर 12 पीरियड अगर आपको पे करना है तो आपको हर महीने ये ईएमआई बैंक को देनी पड़ेगी, ये पेमेंट आपको हर महीने बैंक को देनी पड़ेगी। अब मान के चलो कि अगर हम हर महीने ये अमाउंट बैंक को दे रहे हैं तो आफ्टर 12 मंथ हम टोटल बैंक को कितना पे कर देंगे। ठीक है, हम 12 महीने में अगर ये अमाउंट पे कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा टोटल। इसी ईएमआई को 12 से मल्टीप्लाई करके यहीं पर चेक कर लो। तो 1,04,386 रुपीज समथिंग आप बैंक को टोटल रीपे करोगे। अब इसमें 1 लाख तो हो गया आपका प्रिंसिपल, ऊपर जो 4,386 है वो आपका हो गया इंटरेस्ट। ठीक है, ये आपकी ईएमआई निकालने का तरीका है, सिंपल, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना। अब इसी में एक चीज अगर हम और ऐड करना चाहें, एक ब्लैंक रो और ऐड कर लो कंट्रोल प्लस के साथ। अब हम जैसे कई बार व्हीकल लोन या होम लोन, कोई एसेट्स लोन करवाते हैं तो उसमें क्या होता है, आपका डाउन पेमेंट जाता है। ठीक है, आप अपनी तरफ से कुछ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट से पहले कुछ डाउन पेमेंट दे देते हो। भी आपने लोन लिया 1 लाख का, तो आपने किसी गाड़ी के लिए, होम के लिए लोन लिया वो, ठीक है, खरीदते टाइम जब फाइनेंस होता है तो आपको अपनी तरफ से कुछ डाउन पेमेंट देनी होती है। तो अगर मान लो इसी कंसेप्ट को हम अपने व्हीकल के लिए या होम के लिए मान के चले, तो अभी हमने क्या कहा कि भाई 5,000 हमने क्या किया, डाउन पेमेंट दे दिया। तो डाउन पेमेंट देने के बाद आपका कैलकुलेशन कैसे होगा ईएमआई का, तो उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना आपको सिर्फ क्या करना है, आपका जो मेन प्रिंसिपल अमाउंट था उसमें से जितना आपने दे दिया है उसको माइनस करवा दो। अब 1 लाख हमारा प्रिंसिपल है, उसमें से 5,000 हमने ऑलरेडी दे दिया, तो जो 5,000 है उस अमाउंट को अपना माइनस करवा दो। 5,000 काट के जो बच गया उसके अकॉर्डिंग हमारा लोन ईएमआई बने, एंटर। ठीक है, और कुछ भी यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा नहीं करना। अच्छा जी, नेक्स्ट आता है फ्यूचर वैल्यू। ठीक है, एक फंक्शन आपका आता है फ्यूचर वैल्यू के नाम से, एफवी शॉर्ट में बोल देते हैं, फंक्शन का नाम भी एफवी से ही आएगा। फ्यूचर वैल्यू का यहाँ पर मतलब ये है कि अब मान के चलो आप अपने बैंक अकाउंट के अंदर हर महीने कुछ कंटिन्यूसली अमाउंट डिपॉजिट करवा रहे हो, जमा करवा रहे हो। तो जैसे एफडी में होता है कि भाई हम हर महीने कुछ बैंक में डिपॉजिट करवाएं और कुछ टाइम के बाद टोटल अमाउंट हमारे पास कितना होगा, अगर डायरेक्टली वो आपको एज्यूम करना है तो आप एफबी का फंक्शन अपना यूज कर सकते हो। तो अभी हम मान के चल रहे हैं कि 5,000 रुपीज हम हर महीने बैंक में जमा करवा रहे हैं, और कंटिन्यूसली अगर 12 महीने तक बैंक में जमा करवाएं और बैंक हमें 8% एनुअल इंटरेस्ट रेट अगर दे रहा है, तो टोटल अमाउंट हमारे पास 1 साल के बाद कितना होगा। ठीक है, ये आरडी या एफडी के अंदर हम जैसे जो कंसेप्ट यूज करते हैं ये वही है। तो इक्वल टू एफवी, ठीक है, फ्यूचर वैल्यू। सबसे पहले पूछ रहा है रेट, भी बैंक आपको कितना रेट प्रोवाइड कर रहा है, 8% एनुअल, तो इसको 12 से डिवाइड करवा दो, क्योंकि हम हर महीने जमा करवा रहे हैं तो ये मंथली डिवाइड करना पड़ेगा आपको। कोमा, नेक्स्ट पूछ रहा है आप कितने पीरियड तक जमा करवाओगे, एनपीआर मतलब 12 महीने तक, मल्टीप्लाई 12 कर लो या सीधा यहीं पर 12 टाइप कर लो, एक ही बात है, इंटू 12। नेक्स्ट है पेमेंट आप कितनी दे रहे हो, पीएमटी। अभी एक तो हमने पीएमटी निकाल ली है, अभी यहाँ बताना है कि भी आप जो पेमेंट दे रहे हो बैंक को वो कितनी दोगे। तो आप अपनी तरफ से बता सकते हो यहीं पर कि भी मैं 5,000 रुपीज अगर डालता हूं या अपना कोई सेल लेना चाहो
वो ले सकते हो। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो 5000 के अकॉर्डिंग इंटू 12 करें तो 60,000 तो वही हो गया आपका, और 8% के हिसाब से उसका इंटरेस्ट आपका ऊपर बनता है, तो 62,249 रुपीज समथिंग आपका टोटल फ्यूचर वैल्यू आपको मिलेगा डिपॉजिट करवाने पर। ठीक है, इसी फंक्शन को हम एक और कंसेप्ट में भी यूज करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए, वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी यहाँ सिर्फ बेसिक से फंक्शंस देखेंगे। अच्छा, नेक्स्ट आता है फ्यूचर वैल्यू के बाद आपने जो ईएमआई बनाई है। ठीक है, अगर आप किसी का जैसे लोन शेड्यूल आप बना के दोगे तो वहां पर एक चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है कि लोन शेड्यूल के अंदर, लोन शेड्यूल का मतलब आपने जो कस्टमर का लोन किया है उसको हर महीने कितना बैंक को पे करना है उसका पूरा चार्ट बना के उसको देना होता है, उसी को हम लोन शेड्यूल बोलते हैं। आपको किस मंथ की कौन सी तारीख को ईएमआई पे करनी है, कितनी पे करनी है, कब तक पे करनी है, वो सारा लोन शेड्यूल चार्ट के अंदर आता है। तो हमने जो अभी 1 साल के लिए जो पीएमटी निकाल ली है, अपनी ईएमआई निकाल ली है, ऐसे ही अब ये तो हर महीने पे करना है हमें, ये तो फिक्स है। ठीक है, लेकिन हम इसको मंथ के अकॉर्डिंग दिखाना चाहते हैं, मंथली सिस्टम में डालना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे, फ्यूचर वैल्यू को रखना चाहो रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 आपको चीजें यहाँ पर ऐड करनी पड़ेगी। टोटल नंबर ऑफ पीरियड, ठीक है, एनपीआर का मतलब नंबर ऑफ पीरियड, और यहाँ लगा दिया हमने टोटल। भाई आपका जो लोन है वो उसके अंदर कितने मंथ है। ठीक है, आप ईयर कहो अलग बात है, लेकिन स्टार्टिंग वाला पॉइंट के यहाँ पर मंथ में कैलकुलेशन होती है, तो यहाँ बताना है आपको कि आपका लोन कितने मंथ का है। तो जितने भी मंथ है आपके लोन के अंदर वो यहाँ पर आपको एक बार अपने ड्रैग एंड ड्रॉप करने हैं। तो ये हो गया हमारे 12 मंथ। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पीरियड। इसी के सामने नेक्स्ट आपको कॉलम चाहिएगा आईपीएमटी के नाम से। ठीक है, आईपीएमटी का यहां पर मतलब हो गया इंटरेस्ट पेमेंट, और इंटरेस्ट पेमेंट का मतलब है अब ये जो ईएमआई हमने निकाली थी, पेमेंट हमने निकाली थी, इसके अंदर 2 तरह के अमाउंट है, एक प्रिंसिपल और उसके अंदर इंटरेस्ट। तो अगर हम चाहते हैं कि भी इस ईएमआई में से जो इंटरेस्ट है वो अलग से हमें दिखाई दे, तो उसके लिए आपको एक अलग कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। इसके लिए आईपीएमटी का फंक्शन आपको लगाना पड़ेगा। अब इंटरेस्ट अगर अलग से निकाल रहे हैं तो फिर आपको प्रिंसिपल भी अलग से बताना पड़ेगा, तो उसके लिए फंक्शन होता है पीपीएमटी, प्रिंसिपल की पेमेंट। ये दोनों आपको अलग अलग करोगे, आईपीएमटी और पीपीएमटी। क्लियर? अच्छा, इन दोनों का टोटल, ठीक है, जब आप प्रिंसिपल का और इंटरेस्ट का जब टोटल करोगे तो वो टोटल आपका हमेशा वही आएगा जो भी आपने ईएमआई में निकाल रखा है। ठीक है, जिसको हम बोलेंगे पीएमटी। इंटरेस्ट को अलग कर देंगे किसमें से, इसमें से। ठीक है, और उसी का फिर यहाँ पर आ जाएगा प्रिंसिपल। अब इन दोनों का अगर वापस टोटल करेंगे तो यहाँ पर वही टोटल आना चाहिए हमारा। अब ये तो हमने कॉमन निकाल दिया, अब ये हमें दिखाना है मंथ के अकॉर्डिंग। तो दोनों जगह सेम फंक्शन लगना है, सिर्फ फॉर्मूले का नाम चेंज करना आगे। ठीक है, यहाँ आईपीएमटी हो जाएगा, यहाँ पीपीएमटी हो जाएगा। लगाना कैसे वो देख लो। इक्वल टू आईपीएमटी इनटू, सबसे पहला पूछ रहा है रेट, भी आपकी ईएमआई के अंदर जो इंटरेस्ट रेट चार्ज हुआ है वो कौन सा है, तो ये है। अब इस सेल को हमें करना पड़ेगा लॉक, क्योंकि यहाँ से फॉर्मूला लगा के हमें नीचे ड्रैग करना है, तो ये सेल चेंज नहीं होना चाहिए। जो भी हम यहाँ से ऊपर वाले सेल सेलेक्ट करेंगे उनको सबको लॉक करना है। ठीक है, सिर्फ ये जो सेल लेंगे तो उसको अनलॉक रखना है, बाकी ऊपर के तीनों सेल रेट का, एनपीआर का और प्रिंसिपल वैल्यू का, ठीक है, ये तीनों लॉक करने हैं आपको। तो आईपीएमटी हमारा हो गया, लॉक करो इसको साथ ही साथ, डिवाइडेड बाई
12 क्योंकि मंथली कैलकुलेशन करनी है, कॉमा। नेक्स्ट पूछ रहा है पीरियड, ठीक है। पीरियड का यहाँ पर मतलब है कि आप किस मंथ की ईएमआई का इंटरेस्ट निकालना चाहते हो। तो अभी हम फर्स्ट मंथ की ईएमआई का इंटरेस्ट निकालना चाहते हैं, इसको अनलॉक रखना है, ठीक है। ऊपर वाले जो सेल सेलेक्ट करेंगे उनको ही लॉक रखना है। फिर पूछेगा नंबर ऑफ पीरियड, टोटल कितने मंथ है। तो टोटल मंथ डायरेक्टली 12 भी टाइप कर सकते हो, या ऊपर से जो 1 वाला सेल है सिलेक्ट करो, लॉक करो, इनटू 12, 12 महीने हो गए, कॉमा। नेक्स्ट पूछेगा आपका प्रिंसिपल वैल्यू कितना है। तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल वैल्यू, इसको भी लॉक करो। अच्छा, प्रिंसिपल वैल्यू में से हमें डाउन पेमेंट भी माइनस करवानी है, तो साथ ही साथ माइनस अपना डाउन पेमेंट का सेल, इसको भी लॉक कर देना, ठीक है। ये मैं दोबारा बोल रहा हूं कि ऊपर वाला जो भी सेल आप यहाँ सेलेक्ट करोगे उसको लॉक करना है, क्योंकि ये फॉर्मूला आप नीचे ड्रैग करेंगे तो ऊपर वाले सेल रेंज चेंज ना करें तो लॉक करना पड़ेगा। ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो जो हमारी ईएमआई हमने निकाली थी पीएमटी के फंक्शन के थ्रू, उस ईएमआई के अंदर फर्स्ट मंथ का इंटरेस्ट जो है वो 633 रुपए है, ठीक है। तो बच गया वो क्या है, वो प्रिंसिपल है। या तो आप सीधा इस ईएमआई में से इसको माइनस कर दो, आपका प्रिंसिपल आ जाएगा, या फिर आप प्रॉपर अपना फंक्शन लगा सकते हो। मैं शॉर्टकट बता रहा हूं, करना क्या है, आप इसी फॉर्मूले को एज इट इज कॉपी कर लो पूरा, सिलेक्ट करके ऊपर से, ठीक है। ऊपर फॉर्मूला बार के अंदर जाके कॉपी करो, इक्वल को छोड़ के कंट्रोल सी एस्केप प्रेस कर देना कॉपी करके। जिस भी सेल में वो फॉर्मूला पेस्ट करना है कंट्रोल वी, ठीक है। चेंज क्या करेंगे, सिर्फ आई की जगह इक्वल पी, ठीक है। फॉर्मूला में कुछ भी चेंज नहीं करना आपको, सिर्फ फॉर्मूले का नाम चेंज करना है, आई की जगह पी कर देना, पीपीएमटी। अब यहां जो अमाउंट आया है वो क्या आ गया, आपका प्रिंसिपल, ठीक है। इस ईएमआई में से प्रिंसिपल ये है और इसमें इंटरेस्ट ये है। अब इन दोनों का अगर हम वापस टोटल करें तो यही अमाउंट आना चाहिए, तो वो हम यहां बता देंगे, इक्वल टू सम, और इन दोनों सेल को सिलेक्ट कर लो, ब्रैकेट क्लोज एंटर, ठीक है। तो 8263 एग्जैक्ट वही अमाउंट आपका बनेगा। अब ये हमें ड्रैग करने हैं सेल नीचे 12 मंथ तक, तो तीनों को एक साथ सिलेक्ट करो, सिलेक्ट एंड ड्रैग, ठीक है जी। और इन सब का लास्ट में फाइनल टोटल फिर से करके देख लो ऑल्ट इक्वल के साथ, ठीक है। अपनी कैलकुलेशन को वेरीफाई करना जरूरी है। तो देखो, सबसे पहले हम बात आती है इंटरेस्ट की। तो जब भी हम कोई लोन पे करते हैं तो उसकी फर्स्ट ईएमआई में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट होता है हमारा, ठीक है। तो जैसे अभी यहाँ भी है, तो हमारी फर्स्ट ईएमआई के अंदर बाकी मंथ का इंटरेस्ट अगर देखें तो वो डी ग्रेड होता जा रहा है, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में है, हाईएस्ट से लोएस्ट जा रहा है। जो लास्ट ईएमआई होती है उसके अंदर सबसे कम इंटरेस्ट होता है, लेकिन इसके अपोजिट जो हमारा प्रिंसिपल है वो कम होता है। फर्स्ट ईएमआई के अंदर इंटरेस्ट ज्यादा होता है, प्रिंसिपल कम होता है। तो अब ये जो प्रिंसिपल है ये हमारा बढ़ता जाएगा, इंटरेस्ट है वो कम होता जा रहा है, ठीक है। उसी की वजह से ये क्या है, हर महीने का अमाउंट बैलेंस रहता है। और इन सब का टोटल करें तो हमारा प्रिंसिपल कितना बनता था, 95,000। 1 लाख माइनस डाउन पेमेंट अमाउंट हमारा रह गया 95,000, तो एग्जैक्ट हमारा 95,000 आ रहा है। 95,000 पे हमारा इंटरेस्ट बनता है ये, ठीक है। और इन दोनों का टोटल करें, या टोटल ईएमआई जो आपने अपनी तरफ से पे की है उसका टोटल करें, तो ये टोटल भी आपका वही बन रहा है जो हमने अपनी ईएमआई निकाली थी, उसको डायरेक्ट 12 से मल्टीप्लाई करके। ये होता है आपका लोन शेड्यूल, ठीक है। इसमें अभी सिर्फ हमने ये बताया है कि आपकी किस ईएमआई के अंदर कितना प्रिंसिपल है, कितना इंटरेस्ट है, ठीक है।
ये आपका प्रिंसिपल हो गया, उसके अंदर ये आपका इंटरेस्ट हो गया, और ये दोनों का टोटल आपका ईएमआई अमाउंट हो गया। ठीक है, इसके साथ में आप अपना डेट्स भी अगर मेंशन कर दो कि भी ये आपकी फर्स्ट ईएमआई है, ये आपको इस डेट को पे करनी है, ये इस डेट को पे करनी है, तो आपका लोन शेड्यूल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब एक लास्ट चीज, ठीक है, टीएमटी हमने निकाल लिया, फ्यूचर वैल्यू हमने निकाल दिया, लोन शेड्यूल बता दिया। इसी लोन से रिलेटेड एक छोटी सी चीज और भी है जो काफी काम की है। वैसे तो वो फंक्शन कई कंसेप्ट में हम यूज करते हैं, अभी जो हम टेबल बना रहे हैं या जो फंक्शन यूज कर रहे हैं उसमें उसका बढ़िया यूज हो सकता है। अब मान के चलो कि आप कोई लोन के ऊपर काम कर रहे हो, ठीक है, आपको वही 8% एनुअल इंटरेस्ट रेट दिया गया है, 12 मंथ दिए गए हैं, एक महीना कह लो चाहे 12 मंथ कह लो, आपका प्रिंसिपल है, ठीक है, उसकी आपने निकाली ईएमआई, इक्वल टू टीएमटी। आपने ये वही चीज एक बार करनी है। अब ये ईएमआई में डिफरेंस क्यों है, क्योंकि यहाँ हमने 5000 डाउन पेमेंट दे रखी है, उसके अकॉर्डिंग ये इतना है। ठीक है, इसमें हमने डाउन पेमेंट नहीं बताई। अब जो चीज बतानी है वो क्या है, अब मान के चलो आपको किसी का जैसे लोन वगैरह कर रहे हो, बना रहे हो, तो कस्टमर आपसे पूछना चाहता है कि भाई अगर मैं 1 लाख का लोन लेता हूं तो मेरी ईएमआई क्या होगी, अगर मैं 2 लाख का, 5 लाख का, 10 लाख का लोन लेता हूं, ठीक है, अलग अलग अमाउंट के लिए, तो आप उसको एक साथ सभी अमाउंट के लिए ईएमआई निकाल के देना चाहते हो। ठीक है, तो आपको करना क्या है, ये तो आपका हो गया फंक्शन। ठीक है, जो आपने अभी फॉर्मूला लगाया है, जिस सेल में ये फंक्शन है उसके सामने, ठीक है, उसके सामने बिल्कुल आपको क्या करना है, अपने वो अमाउंट लिखने हैं जो अमाउंट के लिए वो अलग अलग बोल रहा है। तो अभी हम वापस 1 लाख यहाँ चेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से दोबारा लिख रहे हैं कि अगर 1 लाख का लोन कोई लेता है तो उसकी ईएमआई क्या होगी, अगर कोई 5 लाख का लोन लेता है तो उसकी ईएमआई क्या होगी, कोई 8 लाख का लेता है तो उसकी ईएमआई क्या होगी, ठीक है, 10 लाख का लेता है तो क्या होगी। अब वो ईएमआई कैसे आएंगी, वो ईएमआई आएंगी यहाँ पर, ठीक है, इनके नीचे। और टाइम पीरियड कैसे बताएंगे, इस फॉर्मूले के सामने हमने बता दिए अपने अमाउंट, इस फॉर्मूले के नीचे आप बताओगे अपना टाइम पीरियड। ठीक है, 1 2 3 जितने भी सालों के लिए आप अपने कस्टमर को लोन का ईएमआई बताना चाहते हो वो बता सकते हो। ये आपके ईयर है, ठीक है, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर। अब इसका मतलब सारे का क्या हो गया कि अगर कोई 1 लाख का लोन लेता है 1 साल के लिए तो उसकी ईएमआई यहाँ आएगी, अगर उसी 1 लाख को वो 2 साल के लिए पूछता है तो उसकी ईएमआई यहाँ आ जाएगी, 5 लाख का लेता है तो उनकी ईएमआई यहाँ, 8 लाख का लेता है अलग अलग ईयर के लिए तो यहाँ, 10 लाख का लेता है तो अलग अलग ईयर के लिए यहाँ। ठीक है, एग्जैक्ट आपको ऐसा ही बनाना पड़ेगा। अब करना क्या है, इस फॉर्मूले के साथ में आपके जो अमाउंट है और जो ईयर्स है उनको सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, पहला सेल हमारा क्योंकि एक्टिव सेल होता है इसलिए हमने यहाँ से सिलेक्शन बनाया है। अब जो हमारे पहले सेल के अंदर फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे इन अमाउंट और टाइम को यूज करते हुए अपनी ईएमआई निकालेंगे। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए आपको आना पड़ेगा डाटा के अंदर, यहाँ मिलेगा आपको व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर डाटा टेबल का फंक्शन। ठीक है, दोबारा देख लो, प्रॉपर सिलेक्शन बनाना है, डाटा में गए, व्हाट इफ एनालिसिस, डाटा टेबल। ये आपसे दो चीज पूछेगा, व्हाट इज इन
रो इनपुट सेल आपने जो सिलेक्ट कर रखा है उसके अंदर रो के अंदर क्या है। अब ये जो एरिया हमने सिलेक्ट किया है इसके अंदर रो में क्या है, अमाउंट है। तो इस सिलेक्टेड एरिया से बाहर जहां भी आपका अमाउंट है उस सेल को सिलेक्ट करना है। इसमें से कुछ सिलेक्ट करके नहीं देना, इसमें से सिर्फ कंपेयर करके देखना है। ठीक है, ये पहले पूछेगा रो में क्या है, तो जो डाटा हमने एरिया सिलेक्ट किया है उसकी रो में क्या है, हमारे पास अमाउंट है। ठीक है, ये रो होगी तो इस रो में क्या है, हमारे अमाउंट है। तो इस एरिया से बाहर कोई अमाउंट सेल है आपका, जी हाँ ये है। नेक्स्ट फिर पूछेगा कॉलम में क्या है, तो ये जो सिलेक्टेड एरिया है हमारा इसके अंदर कॉलम में क्या है हमारे पास, टाइम। तो इससे बाहर टाइम कहाँ है, ये दोनों सेल आपको अपना सोच समझ के ध्यान से सिलेक्ट करने, कोई ऊपर नीचे गलती नहीं होनी चाहिए और आपको जस्ट करना है ओके। जैसे आप ओके करोगे तो इस फॉर्मूले को यूज करते हुए उसने क्या किया, हर अमाउंट और हर ईयर के लिए उसकी ईएमआई आपको निकाल के दे दी। ठीक है, सालाना। ठीक है, ये आपको करना है। एक बार दोबारा देख लो। जो हमारा सेल है फॉर्मूले वाला उसको सिलेक्ट करो, अमाउंट के साथ ईयर, जितने भी एरिया में सिलेक्शन बनाओ, डाटा में गए, व्हाट इफ एनालिसिस, डाटा टेबल। दो चीजें पूछेगा, रो में क्या है, तो रो में है हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू, और कॉलम में क्या है, कॉलम में है हमारे पास टाइम एज ए ईयर, मंथ। ठीक है, एंड ओके कर देना, वो आपको ईएमआई निकाल के दे देगा। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, आपने फॉर्मूले के अंदर ईयर 12 से मल्टीप्लाई करवाए हैं या डायरेक्ट आपने वहां पर मंथ बता रखे हैं, उस चीज को ध्यान रखना। तो अभी हमने जैसे यहाँ पर डायरेक्ट 12 बता रखे हैं, अगर हमारे पास यहाँ पर एज ए 1 ईयर है तो उसका एरर आ जाएगा, आपको उसी के अकॉर्डिंग फिर फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। इसको करवाओ अपना 12 से मल्टीप्लाई, तब वो सेम चीज मानी जाएगी। ठीक है, अब देखो जब हमने यहाँ फंक्शन लगाया था तो 1 लाख के अकॉर्डिंग ये ईएमआई आ रही है, तो यहाँ भी 1 लाख के अकॉर्डिंग सेम ईएमआई आई है। अगर वही 1 लाख का लोन अगर हम 2 साल के लिए ले तो हमारी ईएमआई ये होगी। अगर हम ये चीज ना बनाएं और कस्टमर जैसे अलग अलग अमाउंट बोले तो आपको बार बार इस फॉर्मूले के अंदर क्या है वो चीजें चेंज करके बताना पड़ेगा। तो आप उससे बेटर है कि आप इस फंक्शन को यूज करके वही सेम काम अपने कस्टमर के लिए रेडी करके रख सकते हो, बता सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें हम कंपाउंड इंटरेस्ट का देखेंगे, लेकिन उससे पहले ये क्लास अपना थोड़ा सा क्लियर कर लेना। प्रैक्टिस शीट के अंदर ये ऑलरेडी सारी चीज आपकी गिवन है। ठीक है, विद द सेम फंक्शन। कोई डाउट कोई क्वेश्चन रह जाए तो वो पूछ लेना। ये सारी चीजें इस शीट के अंदर है। ठीक है, ये आपका अलग अलग मंथ का ईएमआई निकाल के देखा था हमने, साइड में आपकी डाटा टेबल अभी जो लास्ट किया है, और इधर हमारा ईएमआई टीएमटी निकाला था। और नेक्स्ट क्लास जो होगी वो हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेशन की होगी, वो करेंगे तब। सीना बैठने वगैरह की आदत है। सो आज हम एक्सेल में करेंगे अपना कंडीशन फॉर्मेटिंग। काफी कॉमन, सिंपल्स और काफी इफेक्टिव ऑप्शन है ये अपना, और मोस्टली यूज होता है। कहाँ यूज होता है, इसका बेसिकली काम क्या है, आपके पास कोई भी डाटा है लॉजिकली या टेक्स्ट के ऊपर, उसको आपको हाईलाइट करवाना है।
ठीक है, लास्ट क्लास में भी हमने जैसे थोड़ा सा किया था कि आपके कुछ डिपार्टमेंट्स हैं उनको आपको कलर वाइज हाईलाइट करवाना है। ठीक है, ग्रीन कलर में हमने किसी डिपार्टमेंट को हाईलाइट किया, किसी को रेड कलर में हाईलाइट किया। तो इसी तरह के कुछ डाटा आपको अगर हाईलाइट करने हैं डायरेक्टली और वो ऑटोमेटिकली हो, ठीक है, एक तो आप अपनी तरफ से एक बार कलर अप्लाई कर देते हो, अगर उस सेल के अंदर कुछ भी टाइप करेंगे तो वो वैसा ही रहेगा। एक होता है कि अगर उस सेल के अंदर आपका डाटा अगर चेंज हो जाता है तो वो वैल्यू चेंज हो या ना हो कलर वाइज, ठीक है, तो वो हम कंडीशन अप्लाई करते हैं, ये कंडीशन अगर उस सेल के अंदर ट्रू होती हो तो ही हमारा वो डाटा हाईलाइट हो। ठीक है भाई, इस सेल के अंदर अगर मैं HR डालूं तो ही वो रेड कलर का हो, अदरवाइज कुछ और डालूं तो वो रेड कलर का ना हो। ठीक है, तो इस तरह की जो भी डाटा आपको हाईलाइट करवानी है अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो वहां हम एक फंक्शन यूज करते हैं कंडीशन फॉर्मेटिंग। आपकी कंडीशन फॉर्मेटिंग आप चूज करोगे कैसा हाईलाइट करवाना है, तो काफी सारी चॉइस मिलती है इसमें। जैसे फर्स्ट ऑप्शन अगर आप जाओगे तो हाईलाइट सेल रूल है, ग्रेटर देन आप किसी सेल के अंदर ऐसी वैल्यू, जैसे अभी ये हमारे पास दो न्यूमेरिकल वैल्यू के सेल है, आप चाहते हो कि इस एरिया के अंदर अगर कोई भी सेल के अंदर वैल्यू मेरी गिवन वैल्यू से अगर ज्यादा हो तो वो ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाएगी। ठीक है, तो पहले एरिया सेलेक्ट करना है, कंडीशन फॉर्मेटिंग हाईलाइट ग्रेटर देन, इसी के नीचे फिर लेस देन, इसका अपोजिट है। तो हमने अभी ये क्या किया, इसने अपने अकॉर्डिंग दो वैल्यू उठाई है, हमने बोल दिया कि भाई जो भी वैल्यू यहाँ पर 40,000 से ज्यादा है, ठीक है, जस्ट वो हाईलाइट हो, तो वही बैकग्राउंड में हाईलाइट हुई है। ठीक है, अब इसमें रह गया फॉर्मेटिंग का पार्ट, तो साइड बटन पे जाके कस्टम फॉर्मेट, आप अपने अकॉर्डिंग दो वैल्यू दो फॉर्मेटिंग चूज कर सकते हो, एक फॉन्ट कलर और एक बैकग्राउंड और सेल का फिल कलर। ठीक है, हम चाहते हैं कि भी वो सेल येलो कलर से फिल हो जाए और फॉन्ट कलर उसके अंदर आ जाए रेड कलर। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली हाईलाइट कर देगा। अब इसका फायदा क्या होगा कि अगर इन फ्यूचर आप किसी सेल के अंदर कोई वैल्यू चेंज करते हो तो ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाएगा, आपको बताने की जरूरत नहीं है कि अब इस सेल को हाईलाइट कर दे। ठीक है, आपने उस एरिया के अंदर जो कंडीशन लगा दी वो उसी कंडीशन को फॉलो करेगा। ठीक है, अब इसका बेनिफिट क्या है कंडीशन फॉर्मेटिंग का, कि आप एक ही एरिया के ऊपर एक से ज्यादा फॉर्मेटिंग्स लगा सकते हो। अभी जैसे हमने ग्रेटर देन का लगाया, हम चाहते हैं कि अब यहाँ पर लेस देन का लग जाए। ठीक है, तो लेस देन का हमने कर दिया, अभी जिसकी जो भी वैल्यू 20,000 से लेस देन हो, ठीक है, वो एक डिफरेंट कलर में हाईलाइट हो जाए। तो कस्टम फॉर्मेट में जाके सेम एज इट इज आप अपनी तरफ से जो भी कलर लेना चाहते हो वो कॉम्बिनेशन के साथ, ठीक है, ऐसे कलर चूज करो कि वो थोड़ा सा आपको लगे कि हाँ यहाँ पर वो दिखाई दे रहे हैं। अभी जैसे हमने रखा था लेस देन 20,000, तो लेस देन 20,000 कोई भी वैल्यू नहीं है। अगर हम कभी चेंज करें लेस देन 20,000 9,500 हमने डाल दिया तो ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाएगा आपका। जो भी कंडीशन आपने लगा दी है अगर उसको चेंज करवाना है तो चेंज करवाने के लिए आपको आना पड़ेगा मैनेज रूल पे। आपने जो रूल अप्लाई किए हैं मैनेज रूल पे आओ, दो रूल हमने अप्लाई किए हैं, अगर हटाना है तो डिलीट करवा सकते हो, एडिट करवा सकते हो, सेम वही फंक्शन दोबारा ओपन हो जाएगा। कंडीशन में वैल्यू चेंज कर सकते हो, फॉर्मेटिंग में कलर चेंज करवा सकते हो, और बिल्कुल ही रिमूव करना है तो डिलीट डिलीट अप्लाई ओके उठ जाएगा। तो ग्रेटर देन लेस देन बिटवीन, इसमें दो वैल्यू पूछ लेगा, दो वैल्यू के बीच का कौन सा डाटा आपको हाईलाइट करवाना है, तो सेम दो वैल्यू आप बता सकते हो। नेक्स्ट इसमें है इक्वल टू एग्जैक्ट, अगर कोई वैल्यू कहीं पर आपको हाईलाइट करवानी है तो उसमें एग्जैक्ट कोई एक वैल्यू बता सकते हो। टेक्स्ट दैट कंटेन, अब ये टेक्स्ट के लिए बोल रहा है तो आपको कोई ऐसा कॉलम सेलेक्ट करना पड़ेगा जिसके अंदर टेक्स्ट होना चाहिए। ठीक है, मान लो हम चाहते हैं कि यहाँ पर इस कॉलम के अंदर जहां जहां भी ये नेम हो, ठीक है, वो हाईलाइट हो जाए। तो टेक्स्ट दैट कंटेन में गए, हमने मान लो मनोज ही रख लिया, तो जहां भी मनोज है वो हाईलाइट हो रहा है। अब उसने अपनी चॉइस से फर्स्ट उठाया, आप अपनी तरफ से जो भी देना चाहो वो दे सकते हो। ठीक है, आप अपनी तरफ से जो भी डालना चाहो वो डाल सकते हो, लगाने का तरीका पता होना चाहिए।
फिर है डेट ओकेरिंग। डेट ओकेरिंग का मतलब है अगर आप अपना डाटा जो भी यूज कर रहे हो उसके अंदर अगर आपकी डेट्स हैं और आप चाहते हो कि पर्टिकुलर डेट वाइज हम कुछ डाटा हाईलाइट करवाना चाहते हैं। अभी मान लो हमने यहाँ पर कुछ अपनी करंट डेट्स डाल दी। अब एक एक सेल में तो हम जाके चेक नहीं कर सकते कि कौन सी में करंट डेट है हमारी, कौन सी में अलग डेट है। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये सारा एरिया सिलेक्ट किया। हम चाहते हैं कि इस एरिया में जहां जहां भी आज की डेट है या करंट डेट है वो हाईलाइट हो जाए। डेट ओकेरिंग पे गए, इसमें आपके पास काफी सारी चॉइस आएंगी। ठीक है, उसमें से अभी हम ले रहे हैं सेकंड नंबर पे टुडे। तो जहां भी करंट डेट होगा मतलब आज का डेट होगा वो आपको हाईलाइट कर देगा। फॉर्मेटिंग आप अपनी बता सकते हो। नेक्स्ट आ जाओ इसमें डुप्लीकेट वैल्यू। अब डुप्लीकेट वैल्यू एक्सेल में क्या मीनिंग रखती है कि दो रो में अगर सेम डाटा है। ठीक है, अभी हम लास्ट रो पे आ रहे हैं, कंट्रोल डाउन एरो की। अब जैसे मान लो ये जो लास्ट रो है अगर मैं इसी का ही डुप्लीकेट बना दूं, ठीक है, कंट्रोल डी आप कर लो डायरेक्टली, वो ही आपका कॉपी पेस्ट हो जाएगा अब रो वाला डाटा। तो अब ये दोनों डुप्लीकेट हैं। ठीक है, अगर आप इस फंक्शन को अपने माइंड में इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर यूज करते हो कि जहां भी डुप्लीकेट वैल्यू है वो हाईलाइट कर दे, तो इसमें थोड़ा सा आपको सोच समझ के फंक्शन यूज करना है। अगर आप जैसे ये डाटा सिलेक्ट करोगे, हम कंट्रोल ए से सारा टेबल सिलेक्ट कर लिया हमने। अगर हम यहाँ पर डायरेक्ट करते हैं डुप्लीकेट वैल्यू, तो उसको जिस जिस सेल में सेम डाटा मिलेगा वो हाईलाइट कर देगा। हमारा टारगेट होता है कि एक सेल को दूसरे कॉलम के साथ, मतलब दो पर्टिकुलर कॉलम को कंपेयर कर सकते हो आप, या दो रो को कंपेयर कर सकते हो एक दूसरे के साथ। ठीक है, अगर आप पूरी टेबल सेलेक्ट करोगे तो पूरी टेबल में तो क्या पता कहाँ कहाँ वो सेम डाटा मिलेगा। अब जो स्टूडेंट का नेम यहाँ है किसी और का भी हो सकता है, उसका फादर नेम भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर आप इस तरीके से रो वाइज डाटा सिलेक्ट करके, अभी आपको डाउट है कि भाई इन एरियाज में मुझे ढूंढना है जहां पर दो रोज टोटली आपकी मैच हो जाएं, वो आपके लिए डुप्लीकेट है। ठीक है, तो लास्ट की जो दो रो हैं वो हमारे लिए डुप्लीकेट हैं, उनसे ऊपर का डाटा अलग है। ठीक है, उन्हें हाईलाइट किया है क्योंकि वहां पर सेम वैल्यूज को मिल रही होगी। तो जो भी आपको हटाना है फिर बाद में डिलीट से हटा सकते। सेम एज इट इज फिर हमारा सेकंड सेक्शन आता है जहां पर आपके रेशियो आपने निकाल रखे हो, परसेंटेज निकाल रखी हो, एवरेज निकाल रखी हो वहां पर। ठीक है, तो अभी हमारे यहाँ पर इस टेबल में कोई एवरेज परसेंटेज वगैरह तो नहीं है, लेकिन लगाने का सेम तरीका है जैसे हमने वैल्यू के ऊपर लगाया था। तो मुझे इस सेल के अंदर ये वैल्यू हाईलाइट करवानी है। अगर आपके उस कॉलम के अंदर, ठीक है, आपको हाईलाइट करवानी है टॉप की 3 वैल्यू। अभी ये बाय डिफॉल्ट 10 है, तो हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर टॉप 3 वैल्यू जो भी है या हाईएस्ट वैल्यू 3 वो बता दे, तो वही हाईलाइट कर देगा। इसी के अपोजिट फिर परसेंटेज में, ठीक है, अगर आपके सेल कॉलम्स के अंदर आपने एवरेज परसेंटेज वगैरह निकाल रखी है तो वो आप चेक कर सकते हो। बॉटम से वैल्यू देख सकते हो, अभी जैसे फर्स्ट में टॉप से था, ये बॉटम से लास्ट वैल्यू है, बॉटम से परसेंटेज। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड। एवरेज अबव, ठीक है, एक परसेंटेज होता है एक एवरेज होता है। जहां फॉर्मूला लगा के आप एवरेज निकालते हो उस कॉलम में अगर आपको चीजें हाईलाइट करवानी हो अबव एवरेज, इतने से ज्यादा की अगर एवरेज कहीं है तो वो हाईलाइट करवा कंडीशन देके, एंड बिलो एवरेज। नेक्स्ट आता है डाटा बार। इसमें क्या होता है, आपके कलर स्केल्स डलते हैं, एक से ज्यादा कलर के मिक्सचर। ठीक है, जैसे मान लो आप इसमें चाहिए आपको कम से कम 2 कॉलम। ठीक है, 2 कॉलम्स का डाटा आपको सिलेक्ट करना है ताकि दोनों कॉलम की वैल्यू एक दूसरे से कंपेयर हो सके। और जब आप डाटा बार डालोगे तो उसमें वो रिजल्ट किस तरीके से दिखाएगा, इन दोनों सेल में जिस सेल में भी हाईएस्ट वैल्यू है वो उतना ही कलर से ज्यादा फिल मिलेगा। ठीक है, अगर मान लो मैं इसमें डाल देता हूँ 30,000 और उसमें मैंने डाल दिया 60,000,
ठीक है, तो जिस सेल में ज्यादा वैल्यू होगी वो उतना ही कलर से ज्यादा फिल मिलेगा आपको। ये हो गया आपका कलर स्केल। अब इसमें सेम एक ही कलर आ रहा है, ठीक है, कलर आपके ऊपर है, चेंज करवाना चाहो चेंज करवा सकते हो मैनेज रूल के अंदर जाके। ठीक है, अभी यहाँ रेड आ रहा है तो आपको कोई और कलर चाहिए तो एडिट रूल में जाके डिफरेंट कलर अपना ले सकते हो। ठीक है, हाईएस्ट वैल्यू के लिए क्या चाहिए और लोएस्ट वैल्यू के लिए आपको क्या चाहिए। और नेक्स्ट इसका आता है कलर स्केल। इसमें क्या है, एक से ज्यादा कलर आएंगे। ठीक है, फंक्शन ये भी सेम है, लेकिन इसमें आपको वो सेल लेने होते हैं ज्यादातर जो पीछे से कैलकुलेट होते आए हुए हैं। ठीक है, 2-3 आपको कॉलम ऐसे चूज करने हैं या फाइनल आपको ऐसा कॉलम लेना है एक से ज्यादा जिसमें लास्ट कॉलम से सेल वैल्यू कैलकुलेट होके आई है। ठीक है, अभी हम ये 2 सेल ले रहे हैं, कलर स्केल कोई भी एक चूज कर सकते हो अपनी तरफ से। तो ये की फिल कलर डाल रहा है, कोई ऐसा डाटा बनाना जिसके अंदर आपकी वैल्यू पीछे से कैलकुलेट होके आई हो। तो जैसे अभी हम ये ले रहे हैं, ठीक है, इसमें देखो तीनों में डिफरेंट कलर आ गए। आइकन ये काफी ज्यादा यूज होता है। हमारी एक फर्स्ट शीट थी जो हमने एक्सेल स्टार्ट करते वक्त यूज की थी, स्टूडेंट वाली। कई जगह क्या होता है कि जो भी आपने रिजल्ट निकाला है वो एज ए रिजल्ट उस तरह से नहीं दिखाना, आपको आइकन से रिप्रेजेंट करना है। अभी हमारे जैसे मान लो यहाँ पर जो भी स्टूडेंट्स हैं एज ए फेल पास हमने दिखा रखे हैं, हम यहाँ इनको फेल पास टेक्स्ट में नहीं ऐसे नहीं दिखाना चाहते, हम चाहते हैं उनको आइकन से रिप्रेजेंट करें। तो आइकन्स पे गए, जिस टाइप का भी आपका डाटा है उसमें जहां जो आइकन आपके लिए लगता है कि हाँ ये सही है यहाँ पर दिखाना, वो यूज कर सकते हो। जैसे अभी हम ये ले लेते हैं, ठीक है, जो पास होगा उसको ग्रीन टिक मिल जाएगा, जो फेल होगा उसको रेड क्रॉस मिल जाएगा, और जो रीअपीयर्ड में होगा या दोनों के बीच में होगा उसको एक्सक्लेमेशन मार्क मिल जाएगा, अनडिक्लेयर्ड। तो अभी ये आपने जो अप्लाई किया, अच्छा यहाँ पर हमने क्या किया, फॉर्मूला टेक्स्ट का लगा रखा है, आपको चाहिए नंबर का, ये हाँ उस पे लगा सकते हैं। रिजल्ट जो है वो टेक्स्ट में नहीं होना चाहिए, न्यूमेरिकल होना चाहिए। तो यहाँ पर ये हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली लेगा। अब इसमें क्या है, इसने सिर्फ आइकन अपनी चॉइस से अप्लाई किए हैं, ठीक है, रिजल्ट को कैलकुलेट करके इंटरनली। उसमें हमें डिफाइन करना है कि ग्रीन टिक किसको दे, रेड क्रॉस किसको दे, या एक्सक्लेमेशन मार्क किसको दे, येलो वाला। तो उसके लिए क्या करना, आपको एक बार वापस मैनेज रूल पे आना है, ठीक है, इसकी आपको अपनी तरफ से सेटिंग चेंज करनी है एडिट रूल में आके। ठीक है, तो अभी ये सबसे पहले है व्हेन वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितने के। हम चाहते हैं कि ये वैल्यू जो है परसेंटेज की जगह यहाँ कर लेना नंबर, क्योंकि हमने कॉलम जो सिलेक्ट किया है वो नंबर का है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर जिस भी स्टूडेंट्स के नंबर अबव 450 या इक्वल हो तो ही उसको ग्रीन टिक मिले। और एक्सक्लेमेशन हमने दे दिया, मान लो 200 को दे दो, 200 को दे दो, ठीक है। लेस देन जो 200 रह जाएगा इसको भी परसेंटेज की जगह नंबर कर दो, ठीक है। लेस देन जो 200 होगा वो आपका रेड क्रॉस में आ जाएगा। और यहीं पर एक चीज और भी है कि शो ओनली आइकन। अब जो हमारे वहां पर मार्क्स दिखाई दे रहे हैं उनकी जगह सिर्फ हमारे आइकन ही दिखाई दे, ओके कर देना, अप्लाई एंड गो। तो अबव 450 है कोई? कोई नहीं है, इसलिए उसने क्या किया, वो एक्सक्लेमेशन डाल दिया। तो इसको हम कर देते हैं थोड़ा सा कम, 300 कर देते हैं। 300 से ज्यादा हो तो ग्रीन दे दे, 200 से ज्यादा हो तो येलो में रखे, 200 से नीचे हो तो रेड क्रॉस, ठीक है। तो 200 से नीचे कोई नहीं है। अगर हम अपनी तरफ से कोई डाल के देखें 199,
उस पर रेड क्रॉस आपका आ जाएगा। आइकन रखने हैं तो वो ऑप्शन अपना चेक ऑन करवा सकते हो। तो ये कुछ अपने ऑप्शन थे कंडीशन फॉर्मेटिंग में। इसमें एक पार्ट और भी आता है, वो आता है फॉर्मूला लगा के हाईलाइट करवाना। इसको हटा देते हैं एक बार। अभी ये तो क्या है, डाटा ऑलरेडी हमने बना रखा है, ठीक है। कहीं आप क्या चाहते हो कि भाई हम एक फॉर्मूला लगा दें, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हमारा वहां पर वैल्यू ट्रू या फॉल्स होता हो तो वो डाटा हाईलाइट हो जाए, ठीक है। और उसके लिए आपका आता है न्यू रूल का। न्यू रूल के अंदर जाके आपको एक ऑप्शन मिलेगा, यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू बी फॉर्मेट, ठीक है। अगर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग उन सेल के अंदर जो भी वैल्यू आप चाहते हो हाईलाइट हो जाए तो वो फॉर्मूले के बेस पे हाईलाइट होगी, ठीक है। ये लगभग सिमिलर है जो भी हमने यहाँ फंक्शंस किए हैं, ठीक है। इसमें आपने जो भी डाटा बना रखा उनमें भी फॉर्मूले ही हैं, ठीक है ना। तो एक होता है कि स्पेशल कोई ऐसा वो काम है जो अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपका कैलकुलेशन आएगा, बट वो हाईलाइट करवाना है, तब वहां आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। इसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, बाकी अभी अपने ही एक दो टेबल्स और आएंगी उसमें बता दूंगा। हम क्या चाहते हैं कि इस एरिया के अंदर इसमें हमने डाल दिया बॉर्डर के पहचान के लिए। तो इसमें हम चाहते हैं कि इन सभी सेल के अंदर किसी में भी अगर आज की डेट डले तो वो हाईलाइट हो जाए सेल, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए ब्लैंक सेल एरिया सेलेक्ट कर लिया, डाटा बाद में डलना है, ठीक है। न्यू रूल पे गए, यूज ए फॉर्मूला टू विच सेल टू बी फॉर्मेट। यहाँ पर आपको क्या करना है, अपना एक फॉर्मूला टाइप करना है, इक्वल टू टुडे, ठीक है। हम क्या चाहते हैं भी इनमें से किसी भी सेल में अगर आज की डेट हो तो वो हाईलाइट हो जाए, किस कलर में हाईलाइट हो वो यहाँ पर आप अपना फॉर्मूला और उसकी फॉर्मेटिंग अपनी बता सकते हो। ये हम आगे एक अपनी शीट आएगी कैलेंडर की, ठीक है, उसके अंदर ये फंक्शन यूज होगा। और एक और चीज आप कर सकते हो, बाकी फॉर्मूले की आपको कम ही जरूरत पड़ेगी क्योंकि मोस्टली जो हमारे काम है वो यहीं से हो जाएंगे, ठीक है। फॉर्मूला क्योंकि कई बार होता है यहाँ काम करे ना भी करे, लेकिन जो मेन चीज है वो आपकी इन्हीं से ही हो जाएगी। नेक्स्ट आता है फॉर्मेट एज टेबल, सिंपल सा काम है। अब देखो ये हम एक बार हटा देते हैं यहाँ से। अब एक्सेल के अंदर जो भी आप डाटा बनाते हो आप मोस्टली उसको टेबल ही बोलते हो, ठीक है, लेकिन एक्सेल उसको टेबल नहीं मानता। आप अपनी तरफ से बेशक उसको टेबल कंसीडर करते हो, लेकिन एक्सेल टेबल किसको मानता है, जिसपे आपने एज ए टेबल फॉर्मेट अप्लाई कर रखा हो, ठीक है। मान लो ये जो हमारी शीट है, अगर इस शीट को हम फॉर्मेट अप्लाई कर देते हैं, जैसे आपने वर्ड में एक फंक्शन किया था हेडिंग्स का, उस पे हेडिंग बनाने के लिए फॉर्मेट अप्लाई कर देते, हेडिंग स्टाइल 1 या 2 या 3, तभी वो हेडिंग माना जाता था। तो सेम ऐसे ही यहाँ भी है कि आपने जो टेबल बनाई है, जब तक आप उस पे कोई एज ए फॉर्मेट अप्लाई नहीं करते टेबल का, ठीक है, तब तक वो एक्सेल उस डाटा को एज ए टेबल कंसीडर नहीं करेगा, ठीक है। इसको अप्लाई करने के दो तरीके हैं, आप अपने टेबल के अंदर कहीं भी क्लिक करो, कंट्रोल ए कर लेना। अगर आपके टेबल के अंदर मर्ज सेल यूज रखे हैं तो फिर आपको ये मैनुअली सिलेक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। मैनुअली मैंने अपनी टेबल सिलेक्ट की, फॉर्मेट एज टेबल पे गई, कोई भी एक फॉर्मेट जो भी आपको लगे उसको सिलेक्ट कर लेना। ये आपसे एक चीज कंफर्म करवाएगा कि आपकी टेबल में हेडिंग है या नहीं है। अगर हेडिंग, बगैर हेडिंग के तो कोई डाटा होगा नहीं, ठीक है। तो वो देख लेना कि चेक ऑन है या नहीं है एंड ओके कर देना। इससे क्या होगा कि जो फॉर्मेट आपने चूज किया था वो तो अप्लाई होगा ही, ठीक है। अब इसका बेनिफिट क्या मिलेगा या इसका यूज क्या है, देखो इस टेबल के लास्ट में अगर मान लो हम कल को और डाटा डालेंगे तो आपको ये सारा जो भी फॉर्मेटिंग्स हैं, स्टाइल जो हैं, ठीक है, वो दोबारा अप्लाई ना करना पड़े। इसका आपको एक बेनिफिट मिलेगा, आप अपने टेबल के बॉटम राइट कॉर्नर पे आना,
ठीक है, ये डबल एरो ऐड आपको आइकन मिलेगा, इसको होल्ड करके जितना भी आपको मान लो आज डाटा डालना है उतनी ही रो एक्सटेंड कर देना। ठीक है, आपको जस्ट अपना अब डाटा एंटर करवाना है, फॉर्मेटिंग सारी आपकी एक्सटेंड हो चुकी है, फॉर्मूले सारे आपके एक्सटेंड हो चुके हैं, वो आपको दोबारा अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दूसरा, अब ये टेबल एक यूनिक टेबल नेम से जानी जाएगी आपकी पूरी एक्सेल वर्कबुक के अंदर। इसका मतलब ये है कि जब हम ये टेबल फॉर्मेट अप्लाई कर देते हैं किसी भी टेबल के ऊपर, तो आपका एक टेबल डिजाइन आएगा, मेन्यू, जैसे वर्ड में भी आता था हमारा। तो यहाँ पर आपको जो टेबल नेम उसने दिया है अपनी तरफ से, ठीक है, ये क्योंकि फर्स्ट टेबल अप्लाई हुई है तो उसने टेबल 1 दे दिया, ये नाम किसी और टेबल का नहीं हो सकता। आप आगे जाके और भी कोई टेबल को अगर फॉर्मेट अप्लाई करते हो, वैसे मान लो इसको भी हम अप्लाई कर दें टेबल फॉर्मेट, कंट्रोल टी शॉर्टकट है इसका, कोई भी ले लो, ओके कर दो। अब इसको टेबल 2 उसने नाम दे दिया। अब क्योंकि एक्सेल वर्कबुक के अंदर हम काफी सारी शीट्स यूज करेंगे, तो हर एक शीट के अंदर जो भी टेबल है हमारी वो यूनिक नेम से पहचानी जाए। हम कल को भूल सकते हैं कि मेरी टेबल 2 या टेबल 1 किस शीट में है किस शीट में नहीं, लेकिन उसको यूज करना है। तो आपको जस्ट क्या करना है, जिस भी शीट और टेबल को आपको यूज करना है, आपको जस्ट इस नेम बॉक्स में ड्रॉप डाउन पे आना है, वहां पर वो टेबल नेम आपको लिखा हुआ मिलेगा, उस पर जस्ट आपको क्लिक करना है, वो ऑटोमेटिकली आपके सामने ओपन हो जाएगी। चाहे आपकी 50 शीट्स हैं, उन 100 शीट है, उनमें से किसी भी शीट के ऊपर वो पर्टिकुलर टेबल है जो आपको चाहिए। कई बार होता है मैं टेबल का नाम जस्ट याद है, ये नहीं मालूम कि वो किस शीट पे है, ठीक है, तो वो आपको ढूंढना आसान हो जाएगा। दूसरा इसका मेन बेनिफिट क्या है, अब ये टेबल 1 अगर आपको किसी दूसरी शीट के अंदर भी अगर यूज करनी है, तो ये एक डाटा आपने यहाँ बना रखा है, उसी डाटा को यूज करके आपको कहीं और भी काम करना है, तो ये इसका मतलब ये नहीं कि आपको ये टेबल उठा के या ये डाटा उठा के वहां लेके जाना है फिर आप उसको यूज करोगे। आपको कोई कैलकुलेशन करनी है तो आप उसमें क्या करोगे, इस टेबल का ये नाम मेंशन कर दोगे, आगे हमारी क्लास VLOOKUP की आएगी तो उसके अंदर ये काम होगा। ठीक है, और किसी भी रेंज को अगर आप जैसे या टेबल को कह लो, आप रेंज को कह लो, अपनी तरफ से अगर नाम देना चाहते हो तो उसका सिंपल सा तरीका यही है, जो भी टेबल एरिया है सिलेक्ट किया, नेम बॉक्स में गए, यहाँ जो भी आप अपनी तरफ से नाम देना चाहते हो नाम दे सकते हो। मैंने डाल दिया tab_00 या 01, ठीक है, टाइप करके एंटर कर देना, वो नेम आपका अप्लाई हो चुका है। ठीक है, आपको वेरीफाई करना है, आप इस नेम सेल में गए, वहां देख लेना भी ये नेम है, जैसे क्लिक करोगे वो सिलेक्ट दिखा देगा। इस एरिया में किया गया काम आप कहीं भी किसी भी दूसरे फॉर्मूला के अंदर यूज करना चाहोगे तो आपको ये पर्टिकुलर डाटा या ये टेबल उठा के वहां लेके जाने की जरूरत नहीं है, वहां सिर्फ आप इस टेबल का फॉर्मूले के अंदर नेम मेंशन कर देना, वो ऑटोमेटिकली कर देगा। जैसे मान लो मैंने इस एरिया के अंदर अभी हमारा टेबल 1 के अंदर जो भी डाटा एरिया है इसमें हमने कुछ वैल्यू डाल दी, अब मुझे इन वैल्यू का टोटल करना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सम का फॉर्मूला लगाया और इस फॉर्मूले के अंदर मुझे रेंज सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, टेबल सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, मुझे क्या करना है, अपनी टेबल का जस्ट नाम देना है। tab_ हमने 01 नेम दिया था, वो वहां पर आ रहा है। जैसे मैंने टेबल सेलेक्ट की, देखो ये पूरा एरिया आपका हाईलाइट हो रहा है, मतलब वो सिलेक्शन में आ गया। एंटर कर दो, वो उसको कैलकुलेट कर लेगा। सारे का सम हो गया? हाँ जी, क्योंकि पूरी रेंज का ही नाम था ना tab 1, तो उसने उतना ही एरिया कैलकुलेशन में लिया। तो ये काफी कॉमन सा हमारा प्रैक्टिस रहता है, जब हम बड़े बड़े डाटा के ऊपर कोई कैलकुलेशन करते हैं तो वहाँ अलग अलग शीट से डाटा लेके आना होता है। ठीक है, उनको दूसरी टेबल के साथ अलाइन करके यूज करना पड़ता है, एनालिसिस करना पड़ता है डाटा, तो वहां पर ये आपको चीज आनी चाहिए। अच्छा, कभी भी आपको नेम रेंज अगर ऑलरेडी जैसे दे दिया है, ठीक है, अब इसी टेबल के अंदर मान लो कल को हमें और डाटा डालना है, तो रेंज को नेम तो हम पहले ही दे चुके हैं, अब इसके अंदर अगर और डाटा डालेंगे तो उसके अंदर वो कैसे इंक्लूड होगी, नई रेंज नया डाटा, तो हमें रेंज को बढ़ाना भी पड़ सकता है बाद में। ठीक है, अभी हम अगर tab 1 जैसे दोबारा सिलेक्ट करें तो उतना ही एरिया दिखा रहा है, ये जो लास्ट रो हमने टाइप की है ये उसमें इंक्लूड नहीं हुई, तो इसको इंक्लूड करवाने के लिए क्या करना है, आपको फॉर्मूला में आना है, जहां मिलेगा नेम मैनेजर,
जहां भी आपने जिस भी शीट के अंदर ऐसे नेम्स दिए होंगे रेंज को, वो सारी लिस्ट आपको यहाँ मिलेगी। जिस भी नेम की लिस्ट को आपको एडिट करना है उसको अपना सिलेक्ट करना। अभी हमें करना था टैब 1 वाला, ये टैब 1, ठीक है। इसको करना एडिट, या नीचे रेंज आई हुई है, ठीक है। इसमें रो ले रहा है ये 31 वाली, ठीक है। लास्ट रेंज देख लेना है 31 है, 31 है ना। तो इसमें हमें एक और इंक्लूड करवानी, तो इसको 31 की जगह हमने कर दिया 32 और ग्रीन टिक को अप्लाई कर देना। अब वो अपडेट हो चुकी है। पता कैसे चलेगा? वापस एक बार अपनी टैब 1 को सिलेक्ट करके देखो, वो इंक्लूड हो जाएगी। अगर ये नेम आपको हटाने हो, ठीक है, कोई रेंज आपने कभी यूज की थी, अब यूज नहीं लेना, तो आप उसको डिलीट कर सकते हो। उसका नेम अगर आपको चेंज करना है, नेम चेंज करवा सकते हो, रेंज चेंज करवा सकते हो। सारी चीजें यहाँ पर आपको अवेलेबल मिलेंगी। अभी इसको हम कर देते हैं डिलीट, ठीक है। ये टेबल 1 और टेबल 2 जैसे दी थी वही है। अगर एक लास्ट चीज, अब यहाँ जो हमने टेबल 1 फॉर्मेट जो दे रखा है, इसको अगर आपको हटाना है, अभी देखो नेम फॉर्मूला नेम मैनेजर में जाओगे तो यहाँ जो हमारी टेबल 1 टेबल 2 की जो रेंज है, उसके लिए डिलीट का जो ऑप्शन है वो डिसेबल है। इसका रीजन ये है क्योंकि ये अभी यूज्ड में है। ये टेबल जो है एज ए टेबल 1 और टेबल 2 हमारी यूज में है। जब तक इसको हम नॉर्मल नहीं कर देते, पहले की तरह नॉर्मल डाटा नहीं बना देते, तब तक आप इस टेबल 1 के नेम को रिमूव नहीं कर सकते। नॉर्मल मतलब जैसे नॉर्मल पहले थी, मतलब ये टेबल डिजाइन लगाने से पहले जैसा फॉर्मेट था हमारी नॉर्मल जो टेबल थी, वैसा ही करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना है, आप अपनी वापस पूरी टेबल को सिलेक्ट करना, टेबल डिजाइन पे आओ, यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा कन्वर्ट टू रेंज, ठीक है। अब ये किस में है? टेबल में है, तो इसको हम वापस टेबल से रेंज में कन्वर्ट कर रहे हैं। सिंपल क्लिक करके यस कर देना, ठीक है। अब आप अपना वापस फॉर्मूला में जाओ, नेम मैनेजर पे जाओ, टेबल 1, अब आपका वो हट जाएगा। टेबल 1 रिमूव हो गया ना यहाँ से, टेबल 2 रह गया। तो टेबल 2 हमने जिसको भी दिया था, फिर उस पे भी सेम वही चीज अप्लाई करनी पड़ेगी। सो आज के लिए ये बहुत है।